Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again, and this time I'm starting a new topic, that is the beginning. Well, this is the first essay of the first unit of Approaches to Literature book MA Part 2, which is written by Andrew Bennett and Nicholas Royal. ठीक है, तो हमने आज ये करना है. इससे पहले मैं थोड़ा सा यूनिट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ. ये जो यूनिट 1 है, इसमें 4 ऐसे हैं. फर्स्ट ऐसे है द बिगनिंग, सेकेंड ऐसे है रीडर्स एंड रीडिंग, थर्ड ऐसे है द ऑथर, एंड फोर्थ ऐसे है द टेक्स्ट एंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो अब हमने एक एक करके इन सभी एसेस को कवर करना है. ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि ये जो वर्क है द बिगनिंग या फिर बाकी के जो भी 3 हैं, ये सारे इजी हैं. इजी बहुत है, बस लेंथी है. ठीक है, तो कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने अच्छे से सुन लिया देन इट विल बी हेल्पफुल. तो जो यूनिट 1 है द बिगनिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं. तो जो क्वेश्चंस इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, वो ये वाले हैं. ठीक है, मोस्टली यही 3 क्वेश्चंस आते हैं, और भी आ सकते हैं, बस हमने अच्छे से उसकी समरी को रीड आउट कर लेना है एंड इट विल बी ईजी फॉर अस. ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे. और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाने हैं. इसी वीडियो में इन द सेंस कि जब हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे ना, तो एट दी एंड इन तीनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि 4 कॉन्सेप्ट मैंने एंड में बनाए हुए हैं. जो लास्ट वीडियो होगी उसी में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, इस यूनिट में से 4 कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि लास्ट जो पोइम हम डिस्कस करेंगे द वेस्टलैंड, उसके बाद वो सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. आपको वो 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो यूनिट भी समझ में आ जाएगा, यानी यूनिट का ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड्रयू बेनेट और निकोलस रॉयल के बैकग्राउंड से कि हु वर दे. सो एंड्रयू बेनेट is a professor of he is alive so is Andrew Bennett is a professor of English at the University of Bristol. His research focuses on literary criticism, romanticism and reader response theory. ठीक है, ब्रिस्टल में इंग्लिश टीच करते हैं और रोमांटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से इनका वर्क रिलेट करता है. ही हैज़ ऑल्सो रिटन बुक्स ऑन टॉपिक्स लाइक द आइडिया ऑफ ऑथर एंड द रोल ऑफ रीडर्स इन लिटरेचर. इन्होंने इस टॉपिक्स पे भी बुक्स लिखी हुई हैं कि ऑथर का क्या रोल होता है, रोल ऑफ रीडर्स क्या होता है ना लिटरेचर में, इन्होंने इस पे भी लिखा हुआ है. इसके बाद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने और भी बहुत ऑथर को ऑथर्ड करके इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, जो कि 2 मैंने लिखे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. निकोलस रॉयल इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स एंड हिज वर्क्स एक्सप्रेस डिकन्स्ट्रक्शन. इन्होंने किस किस टॉपिक पे लिखा हुआ है, तो डिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर लिखा हुआ है. डिकन्स्ट्रक्शन हमने रीड किया था द प्ले ऑफ मीनिंग्स में. ठीक है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. लिटरेरी थ्योरी पे इन्होंने वर्क किया है और इन्होंने मॉडर्न लिटरेचर पे भी वर्क किया है. ही हैज़ रिटन बुक्स ऑन टॉपिक्स लाइक जैको डेरिडा, लिटरेरी अनकैनी एंड नैरेटिव थ्योरी. तो इन्होंने यहाँ पे भी टॉपिक्स पे लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट द एसे द बिगनिंग इज एक्चुअली अ चैप्टर. तो अब जो बिगनिंग कर रहे हैं ना, जो हम एसे कर रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, तो ये एक चैप्टर है. ठीक है, एक बुक है, बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. ठीक है, एक बुक है जो लिखी हुई थी कोलैबोरेशन में. तो 2 ऑथर्स का नाम है, तो ऑब्वियसली इन्होंने कोलैबोरेट किया होगा. इन दोनों ऑथर्स ने मिलके, एंड्रयू बेनेट और निकोलस रॉयल ने मिलके एक बुक लिखी. उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. इसे पब्लिश किया था 1995 में और इसके अभी बहुत से एडिशंस आ चुके हैं. ठीक है, तो 6th एडिशन के अकॉर्डिंग इस बुक में टोटल 41 चैप्टर्स हैं. यस, इस बुक में टोटल 41 चैप्टर्स हैं. ठीक है, और इन्हीं 41 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स निकाल के हमारे सिलेबस में ऐड किए गए हैं, जिसका जो फर्स्ट है बिगनिंग, सेकंड है रीडर्स एंड रीडिंग, थर्ड है द ऑथर, फोर्थ है द टेक्स्ट एंड द वर्ल्ड. तो ठीक है, ये चैप्टर्स हैं. एक्चुअली में ये चैप्टर्स हैं, एक बुक के चैप्टर्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम इसको ऐसा ऐसे रीड कर रहे हैं. ठीक है, ओके.
अब हम थोड़ा सा बुक के बारे में रीड करेंगे। इन द बुक इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी 1995, instead of following traditional categories of literary theory for organizing themes of the chapters, Andrew Bennett and Nicholas Royal has used titles like The Beginning, Readers and Reading, The Author and The Text and the World। तो इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जनरली क्या होता है कि जब भी किसी ऑथर ने किसी वर्क के ऊपर लिखना होता है, यानी कि लिटरेरी थ्योरी को डिस्क्राइब करना होता है, आपको लिटरेरी थ्योरी पता होनी चाहिए। लिटरेरी थ्योरी एक हमें क्या सिखाती है? लिटरेरी थ्योरी इज़ अ वे ऑफ स्टडी अ लिटरेचर, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी हमें सिखाती है कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, अलग अलग थ्योरीज आती हैं, जैसे कि मार्क्सिज्म थ्योरी है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, स्ट्रक्चरिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म है, और भी इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, ये सारी थ्योरीज है, लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है। ये हमें बताती हैं कि अगर आपको कभी भी किसी टॉपिक को, किसी वर्क को क्रिटिसाइज़ करना है, उसको एनालाइज करना है, तो आप इसमें से किसी को भी साथ में ले सकते हैं, है ना, इसकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई वर्क एनालाइज करना है, मुझे अगर कोई टू हिज कोई मिस्ट्रेस पोइम एनालाइज करनी है, तो मैं उसे फेमिनिज्म थ्योरी की हेल्प से एनालाइज कर सकती हूँ। तो मैं जब उसको फेमिनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग एनालाइज करूँगी, तो मैं एज अ फेमिनिस्ट सोचूंगी कि इसमें तो जो फीमेल पार्टनर है या फीमेल लीड है, वो तो साइलेंस्ड है, वो तो साइलेंट है ना, तो यानी कि फीमेल्स को वो अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके, तो काइंड ऑफ की लिटरेरी थ्योरी क्या है, वो हमें अलग अलग लेंस प्रोवाइड करती है किसी भी वर्क को एनालाइज करने के लिए। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि ये वाले नाम रखे जाते थे, जैसे कि फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिकंस्ट्रक्शन भी जो है वो एक ट्रेडिशनल नेम ही है, ठीक है। लेकिन इस समय इस बुक में एंड्रे बैनेट और निकोलस रॉयल ने क्या किया, उन्होंने ये सारे नाम नहीं रखे। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी लिटरेरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इनमें से किसी को भी नहीं यूज़ किया। उन्होंने 4 नए नाम रखे, ठीक है। द बिगनिंग, रीडर्स एंड रीडिंग, टेक्स्ट एंड द ऑथर, टेक्स्ट एंड द वर्ल्ड एंड द ऑथर, है ना। उन्होंने ये 4 नाम रखे, ना कि पिछले वाले। तो यही बताया गया है कि उन्होंने एक न्यू टाइटल को डिस्क्राइब किया। अब हम स्टार्ट करते हैं द बिगनिंग। पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है। इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इसमें जैसे कि समरी में डिस्क्राइब है, टेक्स्ट में डिस्क्राइब है, उसमें 6, 7, 8 पोइम्स, नॉवेल्स को डिस्कस किया है और उनके बिगनिंग को स्टडी किया है। बिगनिंग इन द सेंस कि उनकी ओपनिंग लाइंस कैसी हैं, किस तरह की हैं, उसको स्टडी किया है। तो हमने भी वही करना है। ये लेंथी हो जाएगा, तो हम 3, 4 इस वीडियो में, अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो ये यूनिट का ये वाला पार्ट कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग, द बिगनिंग। दिस इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन लिटरेरी सर्कल्स, वेयर एंड व्हेन अ लिटरेरी टेक्स्ट बिगिंस। ये हमेशा एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कब और कहाँ एक लिटरेरी टेक्स्ट, एक वर्क जो होता है, जो पोइम है, नॉवल है, कुछ भी है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। With this have arisen so many fundamental problems in literary criticism and theory, ठीक है। और ये बहुत सारे, ये जो क्वेश्चन है ना कि आखिर ये टेक्स्ट शुरू कहाँ से हुआ है, ये बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कॉल करता है। इट इज़ आस्क्ड इफ अ टेक्स्ट बिगिंस व्हेन एन ऑथर फर्स्ट पुट्स द मार्क और पेपर, और डज इट बिगिन व्हेन द first idea about the story or a poem or the reader begins to read it। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। द बिगनिंग में बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो जब भी कोई वर्क लिखा जाता है ना, कोई भी वर्क कभी भी लिखा जाता है, तो उसकी आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। अब उसकी शुरुआत के अलग अलग तरीके हैं। मान लीजिए मैं एक ऑथर हूँ, तो उस वर्क की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जब मेरे मन में ख्याल आया कि शैल आई राइट दिस, है ना। तो क्या उस वर्क की एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट वो आइडिया है, ठीक है, क्या वो आइडिया है, या फिर जब मैंने अपने पेन से पहली बार कुछ लिखा, उसका टाइटल लिख दिया, क्या वो उस वर्क की स्टार्टिंग है, क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ यहाँ से वर्क स्टार्ट हो गया,
या फिर जब ये बुक मार्केट में गई और रीडर ने इस बुक को देखा, उसने इसको रीड किया, लाइक फर्स्ट पेज उसने रीड किया या फर्स्ट सेंटेंस उसने रीड किया, तो क्या इस वर्क की स्टार्टिंग तब हुई है कि जब रीडर ने इसको पढ़ लिया? तो जो वर्क का जो पर्पस होता है कि कोई भी वर्क आप लिखते हो तो क्यों लिखते हो? सो दैट कोई उसको रीड करे। अगर कोई रीड ही नहीं कर रहा तो उस वर्क का जो मेन पर्पस है वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। तो रीडिंग के बिना वर्क इनकम्प्लीट है। तो क्या जो वर्क की स्टार्टिंग है वो तब होती है जब कोई रीडर से रीड करता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका भी हमारे पास आंसर नहीं है, सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑथर है वो एक पोइम को इंट्रोड्यूस करता है। ये पोइम है जॉन मिल्टन की, द पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी रीड किए हैं ना कि आखिर वर्क की स्टार्टिंग होती कहाँ से है, इसको अभी आपने साइड पे कर देना है और अभी फोकस करना है अलग अलग वर्क्स की स्टार्टिंग लाइन कैसी है। ओके, अभी हमारा सारा फोकस यहाँ होगा। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लास्ट में मिलने वाले हैं, तो उसको हमने अभी ज़्यादा थॉट नहीं करना है, ठीक है, थिंक नहीं करना है। अभी हमने देखना है कि आखिर वर्क की स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन्स कैसी हैं। तो फर्स्ट पोइम है हमारी ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट लाइन्स आपके टेक्स्ट में दी होंगी, ठीक है। Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all are woe, ठीक है। ये lines हैं। The opening lines of the poem is about the beginnings and the establishments, that the poem is about the first disobedience of God by Adam and Eve and the result that was death into the world and all are woe. Moreover, we are told that this subject has been attempted for the first time. ये आपने जब पूरी, मैंने कुछ लाइन्स ही लिखी हुई हैं, ठीक है, 3-4 लाइन्स लिखी हैं। हमारे जो बुक है उसमें ऑलमोस्ट 15 to 16 लाइन्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आगे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। Moreover, we are told that this subject has been attempted for the first time, things unattempted yet in prose or rhyme. ना prose में attempt किया है, ना rhyme में attempt किया है। At the same time, in opening sentence is itself a beginning, as it requests the heavenly muse to inspire the poet. Heavenly muse कौन है? तो जब भी जो राइटर्स होते हैं ना, जबकि कोई वर्क लिखने वाले होते हैं, तो वो किसी से वो प्रे करते हैं, यानी जो उन्हें इंस्पायर करता है, ठीक है। तो वो हेवनली म्यूज कौन है? गुडेसिस ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। जो गुडेसिस है इंस्पायर करने की, इंस्पिरेशन की, वो उसे प्रे करते हैं। तो जब जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा था, जब वो लिख रहे थे, तो तब भी उन्होंने हेवनली म्यूज को प्रे किया था। जब आप इस टेक्स्ट की लाइंस को पढ़ोगे तो उसमें आपको हेवनली म्यूज वर्ड दिखेगा। उसमें हमें ये पता लगेगा कि आखिर जॉन मिल्टन ने वर्क को लिखते समय फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फर्स्ट स्टैंजास में ही हेवनली म्यूज को प्रे किया था कि वो उन्हें पावर दे, सो दैट वो एक बहुत ही बड़ा एपिक लिखने वाले हैं, जो ना कभी प्रोज में लिखा है ना कभी पोइम में लिखा है। वो एक ऐसा अनअटेम्प्टेड टास्क करने वाले हैं, तो वो उन्हें वो पावर दे, वो उन्हें वो शक्ति दे, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसे इस बिगनिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाई वी आर रीडिंग हियर, इसका इससे क्या लिंक है पैराडाइज लॉस्ट का? तो इसका इससे ये लिंक है कि इसमें बात हो रही है फर्स्ट डिसोबीडियंस की। फर्स्ट डिसोबीडियंस यानी कि जब बने थे एडम और ईव, जब ये पूरी अर्थ बनी थी, है ना। हम जानते हैं कि गार्डन ऑफ ईडन था, भगवान ने बनाया था, उसमें एडम और ईव थे, ठीक है। उसमें एक ट्री ऑफ नॉलेज था जो उन्हें नहीं, जिसमें जो फ्रूट लगा था एप्पल, उन्हें नहीं खाना था, लेकिन ईव ने पहले खा लिया, फिर बाद में एडम ने भी खा लिया। फिर जब गॉड को पता लग गया, उन्हें अर्थ पे भेज दिया गया, और जब वो अर्थ पे आ गए तो उनसे एक अलग दुनिया बनी, है ना, इंसानी दुनिया बनी, और हम सब एडम और ईव के बेबीज़ हैं, लाइक उनके बच्चे हैं। तो अब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, इस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ जो है उसकी बिगनिंग कहाँ से हुई? तो उसकी बिगनिंग हुई एडम और ईव के उस फ्रूट खाने से, ठीक है। उसके फ्रूट खाने से उनको पनिशमेंट मिली, तो वो अर्थ पे आए, और फिर वी पीपल ऑल क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे बात वो किस चीज़ की कर रहा है? तो वो बात कर रहा है कि फर्स्ट बिगनिंग की बात कर रहा है कि दुनिया कैसे बनी है, ठीक है। अब हम लिटरेचर रीड कर रहे हैं, लिटरेचर से हम इसको कैसे लिंक करेंगे, हम इस टॉपिक में कैसे लिंक करेंगे?
तो हम इसको ऐसे लिंक करेंगे कि कई बार कुछ राइटिंग्स की, कुछ वर्क्स की जो बिगनिंग होती है ना, वो बहुत पहले से शुरू हुई होती है। जैसे कि आगे हम कुछ लाइंस रीड करते हैं। And here the writers include this poem's initial lines because it talks about the first beginning in Western culture and biblical fall of man. जो राइटर है निकोलस रॉयल एंड एंड्रयू बैनेट, इन्होंने ये लाइंस क्यों इंक्लूड की हैं? क्योंकि ये बताती हैं कि कैसे वेस्टर्न कल्चर की शुरुआत हुई थी। दिस इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, डेथ, सफरिंग, द फर्स्ट स्टोरी ऑफ डिसोबीडियंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, डेथ की शुरुआत भी यहीं से होगी थी, इस फर्स्ट डिसोबीडियंस से। So, Bennett and Royal use these lines to show that every beginning in literature carries meaning. कि जब भी कोई वर्क लिखा जाता है ना, उसकी बिगनिंग जो भी होती है, जो भी पहली लाइन होती है, उसका कुछ मीनिंग होता है, मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ओके, even the first line of story may not be true beginning. Something happened before. In this case, the beginning of Paradise Lost starts with disobedience and not the creation. So, the beginning is already a response to something else. Let me explain this. देखो, जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस से। ठीक है, जब एडम और ईव ने फ्रूट खा लिया, डिसोबीडियंस कर दी, वहाँ से उस पोइम की स्टार्टिंग है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग से पहले भी तो एक स्टोरी है ना, कि गार्डन ऑफ ईडन था, एडम और ईव थे, सेटन था, फ्रॉग था, स्नेक्स थे, वो भी तो एक स्टोरी है। पर वो स्टोरी से, उस पिछली स्टोरी से इसकी पोइम की शुरुआत नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई वर्क रीड करते हैं ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि सो बिगनिंग इज़ ऑलरेडी रिस्पॉन्स टू समथिंग एल्स। कि ये जो बिगनिंग है, जो अभी हम बिगनिंग देख रहे हैं, हम ओपनिंग लाइन जो इसकी है ना कि ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, ये किसी चीज़ का रिस्पॉन्स है। किस चीज़ का रिस्पॉन्स है? तो एडम और ईव के डिसोबीडियंस का रिस्पॉन्स है कि यहाँ से ये पोइम स्टार्ट हुई है। ओके, और हर लाइन का मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन है ना, उस फर्स्ट लाइन में ही कुछ मतलब है। जब आप पहली लाइन पढ़ते हो ना ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, आपको पता लग जाता है कि ये किस चीज़ का मतलब है। तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने मिस्टेक्स करी थी, उस चीज़ का वो थिंग है। तो इससे क्या पता लगता है कि कभी भी किसी वर्क की अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हो ना, तो उसका एक पहले तो मीनिंग होता है, पहली चीज़ उसका मीनिंग होता है। सेकेंडली, वो जो मीनिंग है ना, वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स होता है। ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे नहीं आनी थी। अगर इससे पहले वो सारी जो हिस्ट्री हुई है, जो डिसोबीडियंस हुई, अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो आज ये लाइन भी यहाँ नहीं होती। तो यानी कि ये जो ओपनिंग लाइन है, ये जो बिगनिंग है, इस तरह की जो बिगनिंग है, ये किसी तरह की रिस्पॉन्स है। तो पहले तो ये चीज़ है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, मिल्टन begins his poem by retelling the story of the fall. ठीक है, thus the beginning of any story is never completely new. It often returns to earlier text, myths और ideas. तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि जब भी कोई वर्क लिखा जाता है ना, तो उसकी जो बिगनिंग होती है, उसकी जो ओपनिंग लाइन होती है, वो एकदम न्यू नहीं होती है, कि मतलब एकदम ही फ्रेश है, किसी चीज़ से रिलेट ही नहीं करता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है कि जनरली क्या होता है कि जब भी आप किसी वर्क की स्टडी करते हैं, उसकी फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, यानी कि बिगनिंग को आप रीड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से वो ज़रूर रिलेट करता होता है। चाहे वो कोई मिथ होता है, कोई आइडिया होता है, चाहे कोई पिछला टेक्स्ट लिखा होता है या प्रीवियस टेक्स्ट उससे रिलेट करता होता है। तो बिगनिंग हमेशा न्यू नहीं होती है। दस बिगनिंग इज़ नॉट अ बिगनिंग। ठीक है, तो ये जो बिगनिंग है, ये एक्चुअली में बिगनिंग नहीं है, क्योंकि जो रियल बिगनिंग है वो तो बहुत पहले गार्डन ऑफ ईडन से स्टार्ट हो गई थी ना। ये जो सेंटेंस है, बिगनिंग इज़ नॉट अ बिगनिंग, इससे हमें क्या पता लगता है कि आपने एक वर्क को स्टडी किया। ठीक है, आपने उसकी फर्स्ट लाइन रीड करी। मान लो आपने ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस से रीड करी, तो आपको इससे क्या पता लगेगा कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये एक्चुअल बिगनिंग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो हमें नहीं पता है, जो एक्चुअली हमें पता है कि वो हमें पता है, इसलिए तो हमें पता है कि ये बिगनिंग नहीं है। अगर हमें नहीं पता हो कि इससे पहले भी कुछ हुआ था, तो हम तो यही कहेंगे कि यही बिगनिंग है। बट द रियलिटी इज़
कि ये बिगनिंग नहीं है, ठीक है। वो बिगनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वो चीज़ एक्चुअली में बिगनिंग है, ठीक है। Let me not confuse you people. Okay, next. And this kind of opening lines alludes, refers to various other opening lines like the first disobedience, heavenly muse. ये अलग अलग वर्क्स के नाम है. Disobedience, heavenly muse present since the origin of the universe. It is the repetition of classical openings by Homer and Iliad and Virgil and Aeneid. तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद मैंने जैसे कि टेक्स्ट में मेंशन था, उन्होंने बोला था कि जनरली इस तरह की जो बिगनिंग है वो अलग अलग वर्क्स में देखी जाती है। जैसे कि जो होमर ने पोइम लिखी है इलियड और जो वर्जिल ने पोइम लिखी है एनेड, ठीक है। इसके जो ओपनिंग लाइंस है ना, ये मैंने भी सिर्फ चार ही लिखी हुई हैं, पर जब आप इसको थोड़ा थॉरली रीड करते हो तो आपको पता लगता है कि वो काफ़ी रिलेट करते हैं। इसमें भी हेवनली म्यूज़ का जिक्र आता है, उसमें भी हेवनली म्यूज़ का जिक्र आता है, मतलब इसमें भी एक प्रे होती है, उसमें भी प्रे होती है, तो ये चीज़ काफ़ी रिलेट करती हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसकी बिगनिंग और उसकी बिगनिंग काफ़ी सेम है। तो कोई भी जो बिगनिंग होती है वो एकदम से न्यू नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं इंटरटेक्सचुअल होता है, ठीक है, रिलेटेबल होता है। होप इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्क। अच्छा, ये नेक्स्ट वर्क है। तो मैं एज आई सेड कि हमने जब इस वर्क को स्टडी करना है तो हमने अलग अलग पोइम्स को स्टडी करना है। हमने अलग अलग पोइम्स की फर्स्ट लाइंस को देखना है कि आखिर उसकी फर्स्ट लाइंस कैसी हैं, ठीक है। तो और जब हम 5-6 वर्क्स को स्टडी कर लेंगे तब इन द एंड हमें पता लग जाएगा कि हमने आंसर में क्या राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पोइम हमने करी मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, जिसमें हमें ये पता लगा कि जो बिगनिंग होती है वो इज़ नॉट अ बिगनिंग एक्चुअली, क्योंकि उस बिगनिंग के पीछे भी एक हिस्ट्री होती है जो हमें नहीं पता होती है। तो फर्स्ट लाइन हमेशा बिगनिंग नहीं होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोएम इज़ द डिवाइन कॉमेडी, जो लिखी है डांटे ने, ठीक है। इसमें वो स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे उसकी स्टोरी होती है, उसकी जर्नी होती है हेल से हेवन तक, ठीक है। हेल पर फिर प्योरिफिकेशन का एक होता है परगेशन, और फिर उसके बाद आता है हेवन, ठीक है। तो उसमें वो अपनी स्टोरी बताता है। अब इसकी लाइंस पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइंस, मिडवे अपॉन द जर्नी ऑफ आर लाइफ, कि मेरी जर्नी, आर लाइफ, कि हमारी जर्नी का जो मिडल है ना, आई फाउंड माई सेल्फ विद इन अ फॉरेस्ट डार्क, मैंने अपने आप को एक डार्क फॉरेस्ट में पाया। फॉर द स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ हैड बीन लॉस्ट, और जो एक सीधा रास्ता था वो एकदम से लॉस्ट हो गया, मतलब मैं कहीं पे लॉस्ट हो गया हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डांटेस डिवाइन कॉमेडी बिगिंस नॉट विद द क्लियर क्रिएशन स्टोरी और अ हीरोइक मोमेंट। इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो पोइम है, ये इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो क्लियर नहीं हुई है ना, ये हीरोइक नहीं है। इट बिगिंस विद अ क्राइसिस, इससे पहले ही प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम कैसे आ गई? क्यों बताता है कि मैं कहीं जा रहा था, मिडल वे अपॉन द जर्नी ऑफ आर लाइफ, कि अपनी लाइफ की जर्नी के विचकार में कहीं जा रहा था और मैंने अपने आप को डार्क फॉरेस्ट में लॉस्ट पाया, है ना। तो पहले ही प्रॉब्लम बता रहा है वो, कि ओपनिंग लाइन्स ही प्रॉब्लमेटिक है। अ मिडल पॉइंट इन लाइफ, a sense of being lost, and is a middle of life, beginning also called in medias res, इसको लैटिन में बोला जाता है in the middle of things. This kind of beginning shows that a true beginning might comes only after someone realizes that they are lost and need change. It starts with a journey through hell, purgatory and reason. तो इस वर्क को इस बिगनिंग वाले चैप्टर में इंक्लूड करने का क्या रीज़न है, कि यहाँ पे वो बेसिकली ऑथर्स ये बताना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम जब कोई वर्क रीड करते हैं ना, तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है, मतलब उसकी जो बिगनिंग होती है, वो कई बार मिडल से भी होती है, मतलब बीच में से भी कोई वर्क स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग देख लो, मिडवे अपॉन द जर्नी ऑफ आर लाइफ, कि मैं अपनी हमारी लाइफ की जर्नी है उसके मिडल में था, है ना। तो यानी कि इसके पहले की जो स्टोरी है वो हमें नहीं पता है ना, उसने बताई है ना। तो ये मिडल में से एकदम से ही टेक्स्ट, मतलब मिडल में से स्टार्ट हो गया। तो कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो बीच में से भी स्टार्ट होते हैं। ओके, मतलब सेंटर पॉइंट से टेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। ये उसकी एग्जाम्पल है कि एक तो बिगनिंग होती है, कि यानी ये बिगनिंग जो है ये भी रियल बिगनिंग नहीं है, ये भी तो बीच में से स्टार्ट हो रही है। ओके,
तो एक ये चीज़ है। दिस पोइम शोज दैट बिगनिंग कैन बी स्पिरिचुअल। अब यहाँ पे जो बिगनिंग है ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल लेवल की पोइम है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी बताई गई है हेवन टू हेल, है ना। तो ये स्पिरिचुअल पोइम है, इमोशनल है और मॉरल है, नॉट जस्ट क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। इट सपोर्ट्स बैरेंटाइन रॉयल्स मेन पॉइंट, बिगनिंग इन लिटरेचर आर कम्प्लेक्स, कि जो लिटरेचर में जो बिगनिंग्स होती है ना वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। दे ऑफन इन्वॉल्व रिटर्न्स, कई बार इसमें रिटर्न होता है, जैसे कि मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस में रिटर्न है, ठीक है। उसमें रिटर्न किस चीज़ का है, तो उस स्टोरी हम उस जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं ना, तो हम एडम और ईव को याद करते हैं, हम उस स्टोरी को रिटर्न वहाँ पे हम जाते हैं, रिटर्न्स होती है उस फॉल ऑफ मैन को। क्राइसिस भी होती हैं, कुछ बिगनिंग्स होती हैं जो स्टार्ट होती हैं रिटर्न से, ठीक है। कुछ बिगनिंग्स हैं, कुछ ओपनिंग लाइंस हैं जो स्टार्ट होती हैं क्राइसिस से, जैसे कि ये है ये वाली पोइम द डिवाइन कॉमेडी। इसमें स्टार्टिंग लाइंस में ही आपको क्राइसिस दिखेंगी, जहाँ पे जो डांटे हैं वो अपने आप को एक जंगल में लॉस्ट पाता है। कुछ पोइम्स जो होती है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होती हैं, और नॉट जस्ट फ्रेश स्टार्ट्स, मतलब एकदम से फ्रेश कोई चीज़ आप पढ़ते हो ना कि एकदम से न्यू चीज़ है, वो कभी कभी आपने पढ़ी ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की बिगनिंग्स होती हैं। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।